Да. Вот это, пожалуй, что более интересный. Ну, это тоже пандемический. И если вы заметили, последние уже несколько лет я стараюсь делать их немножко в виде портретов. Вообще, тут очень интересная вещь. Есть жанр портрет, натюрморт и пейзаж. И я стараюсь всегда их как бы смешивать, делать, если можно сказать в одно слово, их сказать, портрета, натюрморта, пейзаж. So, अगर आपको जैसे पता होगा, आप लोग सीख भी रहे हो कि 3 एलिमेंट्स है आपके, पोर्ट्रेचर है आपका, नेचर मोड या स्टिल लाइफ है, और पेजाज मतलब लैंडस्केप है। तो कहीं ना कहीं इनके कामों के अंदर ये देखते हैं कि उनका जो है वो मिक्सिंग हो रही है। ऑल्दो रिसेंट जो इनके काम ज्यादा बन रहे हैं, जैसे ये वाला भी काम है, तो एक सेंट्रल फिगर है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पोर्ट्रेट है। किस चीज का है वो एक अलग बात है, लेकिन इट कुड बी लाइक अ मोर लाइक अ पोर्ट्रेट, बट विद इन द पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप का फॉर्मेट आने लगता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्टिल लाइफ का भी आने लगता है। तो ये इन्हें लग रहा है कि ये एक तरीके से तीनों का ही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कि जैसे एक ही वर्ड बन जाए, पोर्ट्रेट, स्टिल, पोर्ट्रेट, नेचर मोड, लैंडस्केप, ये एक ही वर्ड बन गया क्योंकि सारी चीजें उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। On this composition we can see ash, then arrow and gash and gates. And now we can read as harrowing as gates. So इसके अंदर ऐश है, एरो है और एट्स हैं मेनली। Ash, arrow and gash and gates. And we can read now as harrowing as gates. Также головокружительно страшно, как высота. So ash, arrows in gash, arrows in gash मतलब वो जो कट्स है उसके अंदर एरो जा रहा है, और gates। तो जब इसको करा तो as harrowing as heights, तो ये एक अलग जो है वो बन गया, उतना ही परेशानी की चीज जितना की हाइट होती है। Я хотел, ребусы сейчас докажу, я уже... Да, вот этот очень простой. Ой, sorry. As also as a portrait, that is, we can see sow orcs, посев орков. Ну вот как его нарисовать? सो मतलब जैसे किसी को, जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो सो करने वाली जो चीज है, सो ऑर्क्स वो है जिनको ये ऑर्क जैसे वो है ना, जैसे सर निकले हुए, और आपने शायद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह में देखे हो या किसी फिल्म में देखे ऑर्क्स, वो जो एनिमल और उसके बीच के होते हैं जो मॉन्स्टर्स टाइप होते हैं, तो ऑर्क्स, तो सो ऑर्क्स, कार्प एंड देन कार्प इज द फिश, वो जो फिश है उसको कार्प कहते हैं, और एंटर है, वो एंटर की है जो कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप पे होती है, कीबोर्ड में। तो इनको अगर हम साथ में लेते हैं, तो इनको अगर हम साथ में लेते हैं, and so works carpenter, получается, так работает логика. So works carpenter. Yes. तो ऐसे जो है कारपेंटर काम करता है, ये उसका जो है पूरा फेस बन गया। That was my first rebus on English language. We can see alphabet, heart and sedge. And now we can read alpha, B, the art's edge. And I try to make this composition as a проход, в виде арки, as an arches. So this was his first one that he did in English. तो इसमें alphabets हैं, इसके अंदर heart है, और alphabet, heart, sedge, asoka. Sedge, yes, the sedge, asoka. तो तीसरा ये था। तो ये जब इन्होंने बनाया भी था तो इनका प्रोसेस में इन्होंने एक आर्च या एक पैसेज की भी बनाने की कोशिश की थी। सो कॉम्पोजिशन के अंदर आप क्या प्रेजेंट करते हो, एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, और एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या प्रेजेंट करते हो, वो भी एक अलग जो है वो कहानी। Ну вот здесь использована обратная перспектива. Я немножко поиграл в западных рамках. На переднем плане абсолютно маленькие арки, а на заднем плане вы можете увидеть самые большие арки. So, जैसे कि इसमें करते हुए कॉम्पोजिशन में आपको मतलब बताया भी गया होगा, जो चीज़ हमारे पास होती है वो जनरली बड़ी बनाते हैं हम, और ज़्यादा डिटेल्ड होती है, और जो चीज़ जितनी दूर जाती रहती है उसकी डिटेल कम होती जाती है, साइज कम होता जाता है। इन्होंने यहाँ पे रिवर्स पर्सपेक्टिव में प्ले करा है। तो जो आर्चेस हैं नीचे में वो बिल्कुल ही छोटी छोटी है, और जो बैकग्राउंड के अंदर आर्चेस है वो ज़्यादा बड़ी हैं।
Ну, здесь в закатке есть у техасцев такая манера вытягивать гласные. Это clash, so, zoom, it is a very, very long гласные. सो ये फोनेटिक्स की जो जैसे वर्ड्स हैं ये स्पेशली उन्होंने यूज करते हैं जैसे खींच देते हैं शब्दों को जूम तो उसमें 4 5 6 बार जो है वो डाल दिया तो हमारे कई कॉमिक्स वगैरह सबके अंदर भी होता है जैसे हम दिखाना चाहते हैं कोई किसी चीज को खींच के बोल रहा है तो उसके अंदर हम उसी अल्फाबेट को बहुत बार रिपीट करते हैं सो दैट्स व्हाट ही हैज यूज्ड It names the draw and draw, low owl, arches, cat and chair, and we can read draw low arches, catch air. So draw whole arches, catch air. Рисую низкий лист, принца ловя воздух. Да. Here is the composition another one. Toreador, towel, comet, olive, and we can read to read or to welcome to leave. So ये ट्रैकेडोर में ये ऑलिव ट्री है तो ऑलिव वर्ड लिया था टावल ली थी ऊपर और что еще था मिशोर Toreador, towel, comet, olive. एक कॉमेट है तो जो ऊपर है वो राइट में बना हुआ वो कॉमेट जैसे पुच्छल तारा जो होता है तो अगर आप देखेंगे तो ये बनाते हुए भी इन्होंने ऊपर जो वो बनाया अगर आपने गेम्स वगैरह खेले हो जिसके अंदर कोई फाइटिंग वाला गेम होता है कुछ होता है तो उनकी हेल्थ जनरली ऐसे बनी होती है ऊपर तो ये जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम समथिंग और उसको उसके साथ कंबाइन कर दिया जबकि ट्रॉकेडोर जो है वो ऑलिव ट्री को जो है वो बुल की जगह वो ऑलिव ट्री को जो है इसके साथ फाइट कर Да, и в данном случае фраза сама диктует композицию, что здесь некая схватка, ну, я вспомнил, конечно, компьютерные игры, какой-нибудь Mortal Kombat, где сверху вы можете видеть жизни, а снизу 2 противников, и слева, как подсказка, это какие-то камни в виде книг, а справа это проход. सो बेसिकली मैंने पहले बता दिया था जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने जैसे मॉर्टल कॉम्बैट या इस तरीके के जो गेम्स कंप्यूटर गेम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हेल्थ या लाइफ जो है वो ऊपर रिप्रेजेंटेड होती है उसके थ्रू वो उन्होंने लिया और ट्रैकेडोर के पीछे जो है वो बुक्स की शेप में जो है वो स्टोन्स हैं और राइट साइड में जो है पैसेज सो बेसिकली जहाँ से थ्रू आप जो है होके इसको कंप्लीट करके इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए आप राइट की तरफ जाएं Еще почти все, сейчас смотрим. Так, this and this. No, but this also the darkness. Here we see tree, a drop, hydra and wing. And we can read... Drop, hydra, wing. Yes, and we can read trophy drawing. So trophy drawing. साथ में जोड़ के trophy drawing और अपने में एक वो पूरी की पूरी trophy लग रही है. Yes, it is a portrait also. Все, I think it is enough. Да, и находится он в развитии до сих пор, можно придумывать другие. So, रिबस के बारे में मतलब इतना जानकारी बहुत है just for you to get an understanding कैसे जो है वो इन्होंने अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट करा और कैसे इसको अप्रोच करा और जो काम बनाते हैं कैसे उसके अंदर ये दिखता है. Может, ты подскажешь, какими средствами ты работаешь? У тебя есть с собой сейчас? Да. Да? И может быть пару букв просто, или одну букву просто, да? Я хотел показать еще поскольку в продолжении ребусов еще очень длинную загадку про компьютерные игры, вот это вот видеокаус. Уже теряешь. Ну, я хотя бы расскажу про загадки. Это невозможно сказать. Да, еще одна, ну, продолжая тему, как бы мы все невозможно охватить, конечно. Хотелось бы рассказать и про буквы, и про мою книгу «Микродрам». Ну, я как бы заканчиваю тему загадок. Хотел вам показать картину. Она 1,5 на 2 метра, выполнена такой же техникой. Тушь рапидограф. Рапидограф я взял с собой, если кому-то интересно, посмотрите. जैसे कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ जो है बातचीत हो सके वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट की क्योंकि वो क्योंकि हमने इतनी बात करी इसके ऊपर एक वो दिखाना चाहते हैं जो बड़े साइज के काम है 1.5 मीटर बाय 2 मीटर के उसमें जो माइक्रो ड्रामा जो के एनलार्ज वर्जन जो बना रहे हैं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कौन से पेन्स वगैरह या किससे वो यूज करके बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे ये तैयार हो रहे हैं. Ну, вот это в данном случае, то, о чем я рассказывал,
Я делаю четвертая книга огромных совершенно листов. Это макроувеличение некоторых жизненных казусов. В данном случае это прилипшая к пятке жвачка. So, जैसा कि उन्होंने बताया था कि जो चौथी किताब है इनकी जो मैक्रो इंक्रीज्ड साइजेस हैं ऑफ वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो कई बार च्युइंगम चिपक जाती है पैर के नीचे और आप उसको उठाते हैं, इतनी सी छोटी सी बेसिक चीज को लेके जो है वो इतना लार्ज साइज पे करके उसको प्रेजेंट करने की दैट्स व्हाट इज प्रेजेंटिंग थ्रू दिस। Почему я это делаю? Просто в некоторых, она изначально была очень маленького размера, просто некоторые хочется интерпретировать по-своему и увидеть в них какую-то некую историю. So ये करा क्या होता है, इन्होंने पहले इसको छोटा ही बनाया था और लेकिन कई बार क्या होता है जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपका मन करता है कि उसको और एक्सप्लोर करा जाए। तो अगर उसको स्टडी मान लें तो इन्होंने फिर उसका जो है वो लार्ज स्केल करके और जो उसके छोटे छोटे हिस्से थे उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करा, क्योंकि मिनिएचर साइज में तो छोटे को उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करा जा सकता, उसमें उसको पूरी जो है वो अपनी एक लाइफ दी जा सकती है उस छोटे से हिस्से को भी। Даже эпос. Даже эпос. Эпос. Это эпохальное что-то большое, фундаментальное. हाँ, so इस तरीके की जैसे एक्सेप्शनली लार्ज ऑसम वाली जो एक फीलिंग है उसके लिए भी। В данном случае история этой картины была следующая. Я посмотрел, есть документальный фильм 5-серийный про историю видеоигр как жанра искусства. Историю видеоигр как жанра искусства. Фильм называется «Я видеоигра». So इसकी शुरुआत जो है ऐसे हुई थी कि एक 5 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि Я видеоигра. I video game. I am a video game. एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। Just simply I video game, the name. The 5 series you can see it, watch it. И в этом фильме я узнал некую информацию очень интересную, что и сократил ее, максимально сжал в короткий текст. तो इन्होंने जो है जब वो देख रहे थे उसमें से जो है वो लार्जर सेक्शंस में से कुछ जो है फ्रेजेस और एलिमेंट्स को उठा के फिर अपने लिए इन्होंने उसको कंपाइल किया। So this text is, I will repeat you. I'm English, sorry. William Higginbotham, the physicist who helped to create the first atomic bomb, in his spare time created the first Pong processor video game. In his laboratory, he modified the screen of the oscillograph designed to calculate ballistic missiles trajectories to display the trajectory of moving ball. Сейчас. Для меня будет прямо. Вот так, да? Да. Subsequently, starting new era of human history and transferring the Cold War affairs onto the TV screens. From then on, video games act as chewing gum that cannot be digested or then eats people playing them, if you understand the translation. So उल्टा लिखा गया है। So मैं तो कर पा रहा हूँ तो आसानी से यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है। Поставь так, для обратно. Да, ты скажешь, что William Higginbotham, the physicist, तो इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग शब्द और वो चीज़ों को उठाया हुआ है। तो ये 1, 2, 3 में आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में ये रिप्रेजेंटेड होंगी चीज़ें, बट इनको जब हम इस ऑर्डर में पढ़ते हैं तो ये एक लॉजिकल एक सेंटेंस पूरा बन जाएगा कि विलियम हिगिनबॉथम द फिजिसिस्ट हु हेल्प्ड टू क्रिएट द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन हिज स्पेयर टाइम क्रिएटेड द फर्स्ट पोंग प्रोसेसर वीडियो गेम इन हिज लेबोरेटरी। He modified the screen of the oscillograph designed to calculate ballistic missiles trajectories to display the trajectory of a moving ball, subsequently starting a new era of human history and transferring the Cold War fears onto a TV screens. From then on, video games act as chewing gum
that can't be digested that eats people playing there. Да, это вот интересный факт, то, что это действительно первый человек, который работал над атомной бомбой, он же придумал нам видеоигры. И в тот же момент появился джойстик, его сделали из телефона. Это было доступно только совершенно элитной аудитории, программистам в इंस्टीट्यूटах. जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्होंने देखी थी उस जो आई वीडियो गेम वाली बात थी उसमें इनको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जिसने एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार करा है उसी इंसान ने जो है वो ये गेम भी बनाया, ये वीडियो गेम बनाया जिसके अंदर ये जॉयस्टिक्स उस टाइम पे यूज हुई। जॉयस्टिक्स पहली बार जो है वो और ये सिर्फ एलीट प्रोग्रामिस्ट और उन सब के पास होती थी ये चीज पहले। Да, и вот если вспомнить это в детстве, я помню, это холодный период холодной войны, боязнь красной кнопки, а как раз таки, если сейчас я пришел к этому, то красная кнопка-то она является джойстиком, частью джойстика. И как-то интересно, что, в общем, тогда это можно было сделать только на самом дорогом оборудовании для и корни видеоигр, они уходят в военную индустрию, ни много ни мало. जो कोल्ड वॉर का जो समय है जब रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो जो रेड जो मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी हम हैं कि नहीं ऐसी जॉयस्टिक्स, उन पे रेड कलर का एक बटन होता था। तो जॉयस्टिक्स यूज्ड टू बी समथिंग आई डोंट नो अभी भी आती है वैसे जो स्टिक वाली होती है और उसके साइड में या ऊपर जो है वो एक रेड बटन होता है जिसमें आप फायरिंग के लिए यूज करते हैं या किसी और ऐसी चीज के लिए जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रेड बटन वहीं से आता है। ये एक्चुअली मिलिट्री जो सीक्रेट्स थी और जो मिलिट्री प्लान्स के अंदर चीजें बन रही थी जो बाहर नहीं आती थी, ये एक्चुअली वहां की चीज अलग तरीके से वीडियो गेम इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो कॉमन पब्लिक की नॉलेज में और कॉमन पब्लिक की यूसेज में आई। जरूरी नहीं है कि वो मीनिंग लोगों तक पहुंचा कि ये रेड बटन्स एक्चुअली मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए हुआ करते थे। Про это можно очень много говорить. Конечно, сейчас телефоны являются огромной частью нашей жизни, и игры развились совершенно даже страшновато. Что же говорить про GPT-чат, это тоже как игры. So basically जितने भी हमारे गेम्स हैं और ये सारी चीजें ये आविष्कार होते इनिशियली मिलिट्री और ऐसी जरूरतों के लिए हैं और उसमें से निकल के हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। जैसे फोन भी वहीं से निकल कर आया, वो पहले उसकी डिस्कवरी और यूजेज वहीं पे था, वो वॉर गेम्स और उन सब चीज़ों के लिए ही यूटिलाइज किया था डिफेंस पर्पसेस के लिए। आज जैसे चैट जीपीटी और हम इन सब चीज़ों की बात करें तो इनका जो फर्स्ट प्रोडक्शन था वो इन्हीं चीज़ों के लिए था और वापस इनको रीपर्पस करके जो है वो कॉमन लाइफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं। Надо сказать, что в русском языке окрестили с самого начала видеоигры залипалка. И тут получилось, что игра слов видеогеймс, видеогамс, это тоже на английском языке немножко залипалка. Привыкшая к мягкой жвачка. So this is also a play of words. Video games की जगह video gums है और गम जो है वो chewing gum वाला है और इस तरह से भी एक इस्तेमाल है कि कैसे जिंदगी के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। И я решил, что сделать нужно картину про историю видеоигр, зашифровать вот этот текст, который мы вам попытались про Уильяма Хиггинботтема, и картину сделать в виде игры по всем традициям и канонам. Вот слева снизу написаны правила игры. Может быть, ты прочитаешь их тоже. Вот. Давай. Thank you, sir. То, что, извиняюсь, вот это подсмотрел, это в первом игровом автомате Понго, вот формулировка была такая: вставьте монету, такая очень прямолинейная для детей или взрослых. तो ये जो इन्होंने बनाया ये पूरा लैबिरिंथ के टाइप में बनाया। लैबिरिंथ अपने में एक गेम है, उसके जब पहले सिक्के वाली मशीन्स होती थी जिसके अंदर आर्केड गेम्स होते थे, उसके अंदर वो सिंप्लीफाइड बनाई जाती थी कि वो कहता था पहले सिक्का डालो, आप सिक्का डालते थे, फिर वो आपको एज इफ कि आप पहली बार खेल रहे हो उसके अंदर ये रूल्स आते थे कि बेसिक ये है, फॉर्मेट ये है, आपको ये करना है, ये सारी चीजें करनी। इन्होंने इस पूरे को एक गेम की तरह ही प्रेजेंट करा जिसमें स्टार्ट एंड एंड का ऑप्शन है और लेफ्ट एंड राइट के अंदर उसके रूल्स और फॉर्मेट लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा था, लैबिरिंथ इज अ गेम दैट कंटेन्स 42 riddles
start proceeding by the labyrinth to detect a chain of the riddles. जैसे आपने वो पिछले वाले में हमने वो आंसर था एक्चुअली जो हमने पढ़ा था, ये इस पूरी लैबिरिंथ को अगर आप नंबर वाइज क्रॉस करेंगे तो आपको वो कीज मिलती जाएंगी, वो की कोड मिलता जाएगा जिसके बेसिस पे आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। बट उसको करना कैसे, उसका प्रोसेस पूरा जो है वो लिखा गया है कि लैबिरिंथ को अगर आप नंबर वाइज फॉलो करेंगे तो देन यू विल कम टू दी, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई थिंक по-моему, не обязательно полностью читать, я уже коротко В сказал. общем, да, это правила игры, просто нужно сказать, что они написаны в жанре немножко там в стиле вот, именно वैसे वो एक चीज игровых हाईलाइट और автоматов. करना चाह रहे हैं कि जो उस जमाने में लैंग्वेज यूज करी जाती थी गेम के एक्सप्लेनेशन की, उन्होंने कोशिश करी कि इसके अंदर भी वही लैंग्वेज जो है वो उसी तरीके की लैंग्वेज यूज करे, उसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन Да, यूज вот करे। здесь ученый Вильям Хиггин, вот он, we can read, we will Liam Higgin Botham. सो ये जो सारे हैं ये लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल। तो अगर आप उनको जोड़ के पढ़ोगे तो वो हिगिन बॉसन है, उसने एटम बॉम्ब जो डिस्कवर किया, ये शब्द निकल आएंगे, पूरा का पूरा फ्रेज उसी में से निकल आएगा। आपको अलग अलग सेक्शंस लाइब्रेरी के सॉल्व करने और सॉल्व करते करते आप जो है वो पूरा उसका आंसर निकालिए। Да, the physicist, who is this? The physicist. तो ये कौन है, फिजिसिस्ट है, तो उसके अंदर एक फिजिसिस्ट वर्ड था। तो अलग अलग सेक्शन के अंदर आप अलग अलग चीजों को सॉल्व Then recognize the creatures on the cliffs. Here is the who तो आपको created. जो है वो रिकॉग्नाइज द क्रीचर्स ऑन द क्लिफ्स है, तो आपको शायद दिख रहा हो कि वो टाइगर है और इस तरीके की चीज अलग अलग जो है, और उनको जो है जब आप जोड़ के अगेन सेंटेंस के फॉर्मेट में देखेंगे तो वो मीनिंग निकल आएगा। Это, надо сказать, я из детских журналов выбрал вот эти всякие старые загадки, когда шнурки распутываются. Здесь вот who helped to create. Вот. It needs तो to- ये पहले जो है वो ऐसे पैम्फलेट भी आते थे, अभी भी आते हैं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह में भी कई बार दिए जाते हैं। आपको निकालना पड़ता है यहाँ से जो चेन जा रही है, ये थ्रेड जो है निकल के कहाँ पे हो रहा है या फिर रास्ता कहाँ जा रहा है, तो इसमें रीड करने वाला था उसमें। Здесь вот- ये whose garments are they, तो 1 2 3 4 के आपको जो है बताना है कौन सा गारमेंट किस उसका है, इंडिविजुअल का। Да, here is здесь зашифровано who helped to create. The first atomic. Вот здесь вот зашифровано. Дальше вот здесь в лабиринте идет бомб. Да. तो यहाँ पे आपका बॉम्ब पड़ा हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय द फ्रैगमेंट, मतलब बॉम्ब यूज्ड है, वो फट गया है, उसका जो हिस्सा रह गया उसके फ्रैगमेंट से आप रिकॉग्नाइज करिए क्या ये ऑब्जेक्ट है। तो एटम बॉम्ब है, तो एटम बॉम्ब उस सेंटेंस के अंदर फिट हो रहा था। Ну, в данном случае я, конечно, немножко импровизировал. Да, сам лабиринт, он действительно рабочий, с тупиками. И я его делал, чтобы он был не одинаковый. Допустим, рядом с бомбой, вот с загадкой про бомбу, я делал как бы немножко, когда пострадали после бомбежки дома. तो अगर आप इसमें देख रहे हैं तो जब ये बना रहे हैं ऑब्वियसली इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जिससे कि आपको फाइंड आउट करनी है चीजें, बट अगर आपने देखा तो उन्होंने जो उसका रियलिज्म है वो भी प्रेजेंट कर दिया कि अगर बॉम्ब फट गया है तो वहां पे जो दीवारों के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा होगा, कुछ टूट जाएंगे, कहीं पे गड्ढे आ जाएंगे, कहीं पे सी थ्रू हो जाएगा, वो चीजों को भी उन्होंने जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करी जो रियलिटी उस मोमेंट की होगी। Да, здесь вот каких рыб нужно перечислить, выловил рыбак, соответственно, здесь какие-то немножечко заводи такие, где вода и отражается, вот, или вот что the time, what is it, the time, и здесь все это сделано из таких как бы внутренностей часов, все So sunrise या वो सब मतलब what is it, मतलब टाइम है, क्लॉक। Судя. Ой-ой-ой. Да, и здесь, в общем, очень много. So this is the whole image, और whole image के अंदर छोटे छोटे sections के अंदर भी कितनी डिटेल, ना सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर बनना क्या है, और फिर बनने के बाद क्योंकि आपको ये पता है आप ये वाला शब्द करवाना चाहते हो, आप सिर्फ वहां पे एटम बॉम्ब करवाने के लिए आपने बकायदा बॉम्ब का फ्रैगमेंट बनाया, उसके लिए टेक्स्ट लिखा, एक टाइपोग्राफी में उसके आसपास की बिल्डिंग्स को टूटा हुआ दिखाया। ये सारी चीजें आपने सिर्फ 2 शब्दों के लिए करी, और ये पूरे के पूरे उसके लिए ये एक एक्सप्लोरेशन है एक इंडिविजुअल की।
मैं ये ऐड करना चाहूँगा। Должен сказать, что самое приятное было во всем процессе, когда я создавал эту картину, наверное, я сам играл в игру, ну, как бы рисуя, и вспоминал вот эти, зашифровывал загадки, здесь найди 4 отличия, здесь разрисуй, paint the objects in their color, здесь нужно turn this picture upside down to identify the objects. तो ये कह रहे हैं कि मैं जो बेसिकली जब मैं बना रहा था तो मैं अपने बचपन के जितने गेम्स हैं या जिन चीज़ों के साथ मैं मतलब खेलता था, जैसे फाइंड 4 डिफरेंसेस, वो 2 इमेजेस सिमिलर होंगी उसमें आपको डिफरेंसेस ढूंढने, या आपको जो है इसको टर्न इट अपसाइड डाउन एंड फाइंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स हियर। तो जो चीज़ें इन्हें अपने बचपन से याद आने थी उनको उन्होंने रीपर्पस किया, वो बनाई वैसी ही है लेकिन उनका एक पर्पस किसी और हायर पर्पस के लिए, जो अल्टीमेटली जो आंसर देगा वो ओवरऑल जो ये प्रेजेंट करना चाहते हैं उस पर हेल्प करता है। बट उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स इन्होंने उठाए, तो इट्स लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ दोज चाइल्डहुड मेमोरीज आल्सो। No, for example, what cartoon heroes have come to Dog's Party? Dragon, Elephant, Spider-Man, Iron Man, Goofy, Ninja. Это designed. Elf and Duck. And we can read designed. So what cartoon heroes have come to Dog's Party? तो डॉग तो अलग हो गया, बट हर एक का वो ड्रैकुला का डी हो गया, सबके फर्स्ट अल्फाबेट अगर आप यूज करते हो तो पूरी वो बन जाती है। Да, еще немножко ограничен цветами, и в этом тоже есть свой интерес. Ну, соответственно, я ограничен некоторые флаги, но могу нарисовать и уже только черно-белым. Ну, вот. So, although flags जो हैं जनरली कलर्स की थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सिमिलर फॉर्म हो सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, बट कलर्स की वजह से वो डिस्टिंग्विश होते हैं, तो उन्होंने लेकिन जो है वो फ्लैग्स भी बनाए। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये अपने लिए हर आर्टिस्ट को अपने लिए करना चाहिए, और वो जिसको प्रेजेंट कर रहा है उस पब्लिक के लिए तो करेगा, बट वो अपने लिए करता है पहले, सबसे पहले अपने आप एंजॉय करना चाहिए उसको। Да, и в общем я старался, чтобы они были все разные и не повторялись. Вот здесь нужно найти какую-то надпись с бутылкой. So ये जो है वो ये गार्बेज, इन्होंने पूरा गार्बेज बनाया, इसमें से ढूंढो अपने लिए और शब्द निकालो। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है अलग अलग लेटर्स को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाएगा। Вот здесь нужно отгадать какие цветы. Здесь нужно отгадать птиц. तो एक ही के अंदर बर्ड्स भी हो गए, वीडियो गेम के वो भी हो गए, एलिमेंट्स हो गए, फ्लैग्स भी हो गए, अल्फाबेट्स भी हो गए, सुपर हीरोज भी हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीजों को यूज करा। आई थिंक 44 थे शायद, हम 42 ребуса, всего 42 загадки, да. So ये जो एक सिंगल रिवर्स है उसके अंदर 42 रिवर्सेस हैं छोटे छोटे। तो 42 का उन्होंने जो पूरा एक वो बनाया, अल्टीमेटली वो पूरा खुद में भी एक ही है। Ну, это вот small rebus, ball, eye, stick, ballistic, это means. Ball, eye, stick, जुड़ के बन गया बॉल पहले स्टिक। Здесь нужно отгадать, что это такое виды сзади. Tintamaraska. ये सब ये आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट डिपिक्टेड फ्रॉम देयर बिहाइंड, मतलब ये इनके पिछवाड़े दिखाए जा रहे हैं, आप इनको पहचानिए ये क्या है, और फिर अगेन इनको जब आप जोड़ेंगे तो एक अलग शब्द बन जाएगा जो उसके अंदर जो ओरिजिनल रीबस है, मेन रीबस है, उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है। Да, и в этот момент, когда я рисовал, еще должен сказать, что было очень интересно вовлекать некоторых других людей. В это время у меня гостил мой сын и со своим другом замечательным. Вот они, например, придумали, что это ведь сзади пятка оказалась. So while he was doing this, इनका बेटा भी बड़ा हो रहा था और उसके फ्रेंड भी आए हुए थे, तो इनके लिए एक्सपेरिमेंट होता था कि वो बच्चों को बोलते थे कि तुम डिसाइफर करो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं, कि ये अगर चीजें उल्टी तरफ से तो क्या तुम इसे पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो। तो वो जो पैर वाला है उन्होंने बोला ये सोल है, जबकि वो सोल का ही रिवर्स है। तो हम पीछे के सोल को पीछे से देखेंगे तो ये ऊपर से दिखेगा। तो बच्चों ने मतलब कर लिया था, इनके लिए बड़ा इंटरेस्ट लगा कि इतने छोटे बच्चे हैं वो भी ढूंढ ले रहे हैं। Да, вот это, надо сказать, Tintamaraska, наверное, все знают, куда лицо вставляют, это вот вид сзади. तो अगर आप ये वाली देखें, जो पहला वाला ड्राइंग है वो वैसा है जिसके अंदर आप सर बाहर निकाल के फोटो खिंचाते हैं, फैमिली पूरी खड़ी रहती है, तो उसके सामने की तरफ कोई पेंटिंग बनी होगी या कोई फोटोग्राफ होगी,
और उसमें आप अपना अपना सर निकालते हैं, उसकी बैक साइड है। Это слон, это дартс, а это носорог, а это объявление. So, Самолет. वो राइनोसरस है, वो हाथी है, ये वो है आपके जो इंडिया में तो खैर ऐसा बहुत ही कम होता है, बट जो ऐसे नोटिस लगते हैं जिसके अंदर फोन नंबर लिखे होते हैं, आप फाड़ सकते हैं उसमें जो है वो इट्स एन एडवर्टाइजमेंट, किसी को कुछ चाहिए लोकल वाले लगाए जाते हैं, इंडिया में तो बहुत कम होता है। А вот, अगर например, आपने फ्रेंड्स वगैरह उसमें देखा हो तो вот, например, у кого-нибудь есть идея, что это такое вид сзади? ये कोई बता सकता है ये क्या चीज है? Can anybody guess? ये क्या चीज है जिसकी बिहाइंड है, मतलब ये किस चीज की बिहाइंड से दिख रहा है? Ну, это если планету... Земля? Да, right. Right. Тихий океан. So this is the Pacific Ocean actually. Да. Вот с такой стороны. तो अगर हम जो है देखेंगे पैसिफिक ओशन की बैक साइड पे ये इस तरीके का है presence जो है।